मेहनती बुढ़िया। मालवा के जंगलों से सटे इलाके में एक छोटा सा गांव था, धूपखेड़ा। गांव से थोड़ी दूर पर सोन नदी के किनारे मिट्टी और फूस से बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। इस झोपड़ी में रहती थी एक बूढ़ी औरत, जिसे गांव वाले नाम से नहीं बस काकी कहकर बुलाते। वह थी ताजी सी, नदी के किनारे से ठंडी हवा चल रही थी। काकी अपनी झोपड़ी से बाहर निकली, सिर पर पुरानी साड़ी बांधी और पास खड़े लकड़ियों के गट्ठर को देखकर, आज थोड़ा हल्का गट्ठर उठाना पड़ेगा, कल से सिर कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा है। काकी लकड़ियों का गट्ठर उठाकर गांव की ओर चल पड़ी। पिछले 20 साल से यही उनकी जिंदगी थी। जंगल से लकड़ी लाना, गांव के घर घर जाकर बेचना और उसी से पेट पालना। कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं, बस ये लकड़ियां और उसकी झोपड़ी, और कोई सहारा नहीं। गांव के बाहर एक लकड़हारा था, रघुवीर लकड़ियां बांध रहा था। उसे देखते ही बोला, अरे काकी आ गई, आज कितना उठाओगी? वही रोज का रघु, बस आज जरा हल्का कर देना। हल्का? काकी, तुम तो रोज कहती हो सिर दुख रहा है। अब बूढ़ी हड्डियों का क्या भरोसा, बेटा पेट की आग बुझानी है तो दर्द सहना ही पड़ता है। रघुवीर ने लकड़ियों का गट्ठर उनके सिर पर रख दिया। पैसे कल दे दूंगी बेटा। रघुवीर की पत्नी पास से ताना मारते हुए, हर रोज कल 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 ऐसे ही चल रहा है। अरे छोड़ो, बिचारी अकेली है, आज नहीं काकी दे ने पाएगी कुछ नहीं तो कल कहा, दे देगी। बस गट्ठर संभाला और आगे बढ़ गई। काकी को ताने सुनने की आदत हो चुकी थी। दर्द उसे लकड़ियों से नहीं, इंसानों की बातों से लगता था। काकी ने, बहू लकड़ी ले आई हूँ। आज तो ठीक लग रही है। कितनी रखूं आज, थोड़ा कम, सिर जरा भारी है, कल ज्यादा ले आऊंगी। ठीक है, रोज जितनी रखती हो उतनी रख दो। सुधा अंदर गई और थोड़ी देर में थाली लेकर लौटी। काकी, ये रोटी खा लो। अरे नहीं बहू, तुम्हारी सास डांटेगी। वो शहर गई है, कई दिन लगेंगे आने में। ने रोटी हाथ में ली, आंखें भर आईं। भगवान तुझे काकी के सुखी लिए रखे। ये रोटी बहू। सिर्फ खाना नहीं थी, ये इस दुनिया में बचे हुए थोड़े से अपनापन की निशानी थी। काकी अगला कटहर उठाकर चलने लगी, तभी सुधा पीछे से बोली, काकी, खाली पेट लकड़ी मत उठाया करो, रोज मेरे यहाँ खा लिया करो। अब मुझे माँ बनाने का इरादा है क्या? दोनों हंस पड़ी। गांव की चौपाल के पास मुखिया देवदत्त सिंह खड़ा था। उसकी नजर अचानक काकी पर पड़ी। वो कुछ देर तक उसे देखता रहा। नदी के पास अकेली वही झोपड़ी बीच में फंस रही वो बिना है। कुछ कहे वहां से चला गया। काकी को नहीं पता था कि जिस झोपड़ी को वो अपना आखिरी सहारा समझती थी, वही झोपड़ी किसी की लालच की आंखों में चुभने लगी है। और यही से शुरू होने वाला था उस बूढ़ी औरत की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान। काकी लकड़ियों का आखिरी गट्ठर पेश कर गांव से बाहर निकल चुकी थी। उसे नहीं पता था कि उसी दिन गांव की चौपाल पर उसकी जिंदगी का फैसला लिखा जा रहा है। मुखिया देवदत्त सिंह बीच में बैठा था और उसके दाएं बाएं 2-3 आदमी खड़े थे। देखो भाइयों, नदी के पास जो जमीन खाली पड़ी है, वहाँ ईंट भट्ठा लगाना चाहता हूँ। गांव के लड़कों को रोजगार मिलेगा। मुखिया जी, बात तो सही है, पर बीच में वो लकड़ी वाली बूढ़ी की झोपड़ी आ रही है। झोपड़ी वो जमीन पंचायत की है, किसी की निजी नहीं। पर वो वहाँ बरसों से रह रही है। बरसों से गलत काम हो रहा हो तो उसे सही नहीं कहा जाता। चौपाल में सन्नाटा छा गया। देवदत्त की आंखों में विकास नहीं, सिर्फ जमीन की भूख थी।
और उस भूख में एक बूढ़ी औरत की जिंदगी बहुत छोटी लग रही थी। सूरज ढल रहा था। काकी अपनी झोपड़ी के सामने बैठी थी। आज लकड़ी ज्यादा नहीं बिकी, कल थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। तभी धीरे धीरे कदमों की आवाज आई। राम राम अम्मा। अरे मुखिया जी आइए। यहीं रहती हो अकेली? हाँ जी, अब आदत हो गई है। डर नहीं लगता? नदी जंगल कोई पास भी नहीं। पहले लगता था, अब तो डर भी साथ छोड़ गया है। देवदंत हल्का सा मुस्कुराया। ये मुस्कान दया की नहीं थी, ये मुस्कान थी किसी कमजोर जगह को पहचान लेने की। अम्मा एक बात पूछूं? पूछिए मुखिया जी। ये झोपड़ी किसकी जमीन पर बनी है? यही पंचायत की जमीन थी, पहले वाले मुखिया ने रहने दी। कोई कागज काकी? कागज नहीं जी। तो फिर मुश्किल है अम्मा। कैसी मुश्किल? यहाँ ईंट भट्ठा लगेगा, झोपड़ी हटानी पड़ेगी। मुखिया जी, मेरे पास जाने को और कहीं नहीं है। मैं क्या करूं, कानून पंचायत का है। काकी की आंखों के सामने 20 साल की जिंदगी एक पल में बिखरती दिख रही थी। मैं इस गांव में बहू बनकर आई थी, पति के साथ यही खेतों में काम किया। 15 साल पहले वो चल बसे, घर बिक गया, तभी इस झोपड़ी में आकर रही। तो पहले वाले मुखिया ने कहा था, जब तक जान है यहीं रहो। बातों से जमीन नहीं मिलती अम्मा। 3 दिन का समय है, झोपड़ी हटा लो। अगर नहीं हटा पाई तो पंचायत हटवा देगी। देवदंत मुड़ा और चला गया। नदी की हवा ठंडी थी और काकी के लिए वो रात जिंदगी की सबसे जलती रात थी। काकी रोती हुई सुधा के घर पहुंच गई। काकी, क्या हुआ? काकी ने सुधा को सब कुछ बता दिया। ये गलत है, आप इतने सालों से वहाँ रह रही हो। गरीब की सुनता कौन है बहू? आप हमारे यहाँ रह लो। नहीं, झोपड़ी नहीं, मेरा आत्मसम्मान टूट रहा है। 3 दिन का समय, एक बूढ़ी औरत और सामने खड़ा था सत्ता का घमंड। पर कहानी अभी खत्म नहीं होती, क्योंकि अगली सुबह गांव में कुछ ऐसा होने वाला था जो देवदंत ने कभी सोचा भी नहीं था। 3 दिन का समय मिला था, पर पहले ही दिन लालच ने सब्र खो दिया। सूरज ठीक से निकला भी नहीं था। काकी अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी रात भर जागे होने की थकान आंखों में लिए नदी की तरफ देख रही थी। 3 दिन बोले थे, आज ही क्यों मन घबरा रहा है? दूर से कदमों की आवाज आई। 3-4 आदमी लाठियां लिए चले आ रहे थे। आगे था संतोष। अम्मा, झोपड़ी खाली कर लो। कैसी बात कर रहे हो बेटा? मुखिया जी ने तो 3 दिन कहा था। ऊपर से हुक्म है। मेरे बर्तन, मेरा चूल्हा सब यही है। जो बचाना है बचा लो। सत्ता के पास हमेशा जल्दबाजी होती है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं कमजोर इंसान हिम्मत न जुटा ले। एक आदमी ने झोपड़ी की दीवार पर डंडा मारा। मिट्टी झड़ने लगी। ऐसा मत करो बेटा, भगवान से डरो। हमें काम दिया गया है। हे भगवान, अब कहाँ जाऊं? शोर सुनकर सुधा दौड़ती हुई आई। रुको, ये क्या कर रहे हो? हट जाओ बहू, सरकारी काम है। सरकारी काम के नाम पर एक बूढ़ी औरत को सड़क पर ला रहे हो। बहू, छोड़ दे, ये नहीं सुनेंगे। कुछ आवाजें इतनी कमजोर होती हैं कि उन्हें सुनने के लिए दिल चाहिए।
झोपड़ी का आखिरी हिस्सा भी गिरा दिया। काकी के बर्तन मिट्टी के बिखर गए। बस इतना ही था। सब आदमी चले गए। काकी उसी जगह बैठी रही। ऊपर खुला आसमान, नीचे टूटी हुई जिंदगी। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? काकी, मेरे साथ चलो। आज नहीं बहू, आज यहाँ से उठने की ताकत नहीं है। जब इंसान से उसका घर छीन लिया जाता है तो सिर्फ छत नहीं जाती, उसका भरोसा भी टूट जाता है। रात हो गई। काकी टूटे हुए सामान के पास ही पेड़ के नीचे लेट गई। हवा तेज थी। जंगल से अजीब आवाजें आ रही थीं। अगर आज जान चली जाए तो भी शिकायत नहीं। आंखें बंद हो गई। थोड़ी दूर पर संतोष किसी से बात कर रहा था। काम हो गया है। देखना वो दोबारा वहां न दिखे। फोन कट गया। संतोष ने पेड़ की तरफ देखा। एक टूटी झोपड़ी, एक बेबस बूढ़ी औरत और अंधेरे में पलती एक नई साजिश। अगली सुबह कुछ ऐसे होने वाला था जो पूरे गांव को हिला देगा। रात ने सब कुछ ठग लिया था, लेकिन सुबह जब आई तो गांव में एक नाम गूंजने लगा। काकी। सूरज निकल चुका था। नदी किनारे वो जगह जहां झोपड़ी थी अब सिर्फ टूटी मिट्टी और बिखरा सामान था। काकी, काकी। कोई जवाब नहीं। कल यही थी, अब कहाँ गई? रघुवीर अपनी पत्नी के साथ उधर से गुजर रहा था। अरे, काकी की झोपड़ी। काकी दिखाई नहीं दे रही। कल रात यही सोई थी, सुबह से गायब है। रघुवीर का चेहरा सख्त हो गया। रघुवीर बोला, ये अच्छा नहीं हुआ। जब गरीब गायब होता है तो शुरुआत में कोई उसे खबर नहीं समझाता, लेकिन इस बार दिलों में डर उतर चुका था। गांव की गलियों में बातें फैलने लगी थी। लकड़ी वाली अम्मा नहीं दिख रही। कल मुखिया के आदमी झोपड़ी तो रहे थे, कहीं उसी ने कुछ। रघुवीर और कुछ गांव वाले सीधे मुखिया के घर पहुंचे। मुखिया जी, काकी कहाँ है? मुझे क्या पता। आपके आदमी कल वहाँ थे। झोपड़ी हटवाई थी, औरत को हाथ नहीं लगाया। तो फिर वो गई कहाँ? जैसी मर्जी, जहाँ जाना हो गई होगी। ये जवाब नहीं था, ये घमंड था। गांव वाले टोलियों में बट गए। काकी जंगल में भी जा सकती है। चलो उधर देखते हैं। जंगल के अंदर आवाजें गूंजने लगी। काकी, काकी अम्मा। एक पेड़ के पीछे कोई पड़ा था। अरे, यहाँ कोई है। सांस चल रही है। जल्दी काव ले चलो। ये सिर्फ बेहोशी नहीं थी, ये उस अन्याय का नतीजा था जो चुपचाप किया जा रहा था। काकी को खाट पर लिटाया गया। सिर में गहरी चोट है, होश आने में समय लगेगा। कैसे लगी? गिरने से नहीं, किसी ने जोर से धक्का दिया है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। गांव वाले फिर मुखिया के घर पहुंचे। अब क्या कहोगे? मेरे ऊपर झूठा इल्जाम मत लगाओ रघुवीर। सच सामने आएगा। काकी अभी जिंदा थी, लेकिन उसको होश में आने से पहले गांव दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ डर और दूसरी तरफ गुस्सा, और बीच में खड़ा था एक मुखिया जिसकी सच्चाई धीरे धीरे बाहर आने ही वाली थी। धीरे धीरे काकी के होश आने लगे, पर सच्चाई के दरवाजे अभी पूरी तरह खुलने नहीं थे। काकी की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने आसपास देखा। सुधा उसके हाथ पकड़ा खड़ी हुई। सुधा, मैं कहाँ हूँ? यहाँ घर पर तुम ठीक हो जाओगी काकी। मुखिया, वो डर मत काकी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। काकी के दिल में एक उम्मीद की किरण जगी, पर उसके सामने अब भी बड़ी लड़ाई थी। इस बीच गांव के बाहर मुखिया का आदमी संतोष अपने किसी साथी से बात कर रहा था। काकी की हालत बिगड़ गई है, अगर उसने कुछ बोल दिया तो। चुप कराओ उसे, मुखिया का गुस्सा बर्दाश्त नहीं।
मैंने इतना सब कुछ किया, अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। छुपाने की कोशिश में अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। गांव के लोग पंचायत के सामने जमा हुए। काकी के साथ ये अन्याय कैसे सहा जाए? हम सबको मिलकर मुखिया से सवाल पूछना होगा। सत्ता का गलत इस्तेमाल नहीं चलेगा। मैं विकास के लिए काम करता हूँ। जो भी मेरा रास्ता रोकता है उसे परिणाम भुगतना पड़ता है। और काकी को क्या भुगतना पड़ा? काकी की बात अलग है। मैं नियम का पालन करता हूँ। मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मेरे साथ जो हुआ उसका जिम्मेदार वही है जिसने मेरी झोपड़ी तोड़ी और मुझे घायल किया। गांव में सन्नाटा छा गया था। मैंने गलती की, पर मुझे मजबूर होना पड़ा। तुम्हें जवाब देना होगा। सच की जीत के लिए कभी कभी कमजोर आवाज को उड़ना पड़ता है, और जब वो आवाज उठती है तो कोई रोक नहीं सकता। हमें सबको चाहिए कि हम कमजोरों का साथ दें। न्याय हर किसी के लिए बराबर होना चाहिए। मैं अपनी जमीन और सम्मान के लिए लड़ूंगी, चाहे कितना भी अंधेरा क्यों न हो। यही है कहानी काकी की, एक छोटी सी बूढ़ी औरत की जिसके हौसले ने सत्ता के घमंड को चुनौती दी। काकी का दर्द पूरे गांव में गूंज रहा था। अब सबकी निगाहें उस मुखिया पर टिकी थी जो कभी अजय लगता था। गांव के सामने पंचायत लग चुकी थी। लोगों का हुक्म बढ़ रहा था। रघुवीर, मुखिया देवदत्त, जवाब दो, काकी की जमीन पर कब्जा कैसे लिया? मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की। सब नियमों के तहत हुआ है। नियमों के नाम पर बर्बरता नहीं चलेगी। अगर ये लोग मेरे खिलाफ खड़े हुए तो मुझे भी अपना रास्ता बचाना होगा। हम न्याय चाहते हैं, डर नहीं। कभी कभी डर की लड़ाई ही शुरुआत होती है, और ये लड़ाई थी काकी की उसकी जमीन, उसकी पहचान के लिए। संतोष गांव के एक किनारे खड़ा था, भीड़ से दूर। मैंने संतोष काकी को चोट पहुंचाई, पर ये सही नहीं था। मुझे अब इस रास्ते से निकलना होगा। हम सब साथ हैं, काकी अकेली नहीं। मैं लड़ूंगी अपनी जमीन, अपने घर के लिए, भले ही रास्ता कठिन हो। जब इंसान का हौसला बुलंद होता है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। शायद मैं कुछ समझूं। बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है। गांव में एक नई उम्मीद जागी थी, सत्य की जीत। ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरू हुई है। क्योंकि जब इंसान अपने हक के लिए खड़ा होता है तो पूरा ब्रह्मांड उसके साथ होता है। सच और न्याय की लड़ाई अब चरम सीमा पर थी। गांव का हर दिल धड़क रहा था काकी के साथ, उसकी हिम्मत के साथ। गांव का मैदान भरा था। सबकी निगाहें मुखिया देवदत्त पर टिकी थी। मुखिया देवदत्त, अब अपनी हरकतों का हिसाब दो। मैंने कुछ गलत नहीं किया। झूठ मत बोलो। तुमने काकी की झोपड़ी तोड़ी, उस पर हमला किया। मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, पर मेरा हक मेरा है। किसी के दबाव में नहीं जाऊंगी। सही कहा काकी माँ। संतोष आगे आया। मैंने जो किया वो गलत था। मुखिया की हिम्मत के आगे मैं भी दब गया। काकी माँ, माफ करना। सबसे बड़ी ताकत उसका दिल होता है और उसकी हिम्मत। गांव वाले मुखिया को अब घेरने लगे। गांव तुम्हें नहीं मानेगा। मैं गलत था, माफ कर दो। आज हमने न्याय के लिए आवाज उठाई और यही हमारी ताकत है। अब मैं अपनी जमीन पर वापस जाऊंगी और ये झोपड़ी फिर से बनाऊंगी। यही है कहानी एक बूढ़ी औरत की, जिसने हार नहीं मानी, जिसने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी। और जीत उसी की होती है जो हार नहीं मानता। सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है। कमजोरों का साथ देना समाज की जिम्मेदारी है।
डर कर हारना नहीं चाहिए, हिम्मत से अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। सत्ता का गलत इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाता चाहिए। इंसानियत और सम्मान से बढ़कर कोई दौलत नहीं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।